मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे नीट क्रैक करनी है या मेडिकल के फील्ड में जाना है? मतलब आपका मोटिवेशन क्या रहा लाइफ? ये जो सोशल मीडिया वाली बात बोली ना, ऑनलाइन बच्चा जब पढ़ता है ना, तो ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक रहता है, वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो जाता है। डीपीपी को टाइम लिमिट में करे, है ना कहीं ये मेरी क्लास वाली बातें बोल रहा है बच्चा। हमारे केजीएस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है आकर्ष अरोड़ा। तो ये मेरे एक ओल्ड स्टूडेंट उत्कर्ष के ब्रदर हैं और इन्होंने नीट में बहुत ही जबरदस्त हमारे को प्राउड फील कराया है। तो आइए आज अपन इनकी जबान से जानते हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आकर्ष, सबसे पहले तो थैंक यू सर। और अब आप हमारे सारे स्टूडेंट्स को और जो हमें देख रहे हैं उनको आप बताइए कि आपकी नीट में क्या स्कोर आया है और आपकी क्या रैंक आई है और इस टफ पेपर को आपने कैसे डील करते, एक बार बताइए आपकी रैंक पहले। नीट 2025 में मेरी रैंक 2848 आई है। इसमें मेरे मार्क्स 585 आए हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि पेपर टफ था, पर तब भी पेपर के टाइम में हमें अपने क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, इस पेपर में वो सबसे हमारे लिए मेन पॉइंट था। तो देखो बेटा, जिस लेवल का पेपर था उसमें इस बच्चे ने 585 मार्क्स ऑप्ट किए हैं। और जैसे मैं अपनी टीम की बात करूं तो पहला साल हमने जो सिस्टम बनाया उससे इस बच्चे ने जो मार्क्स हासिल किए हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स को। और रैंक आई है इसकी 2848। तो 2848 में जो बच्चे का जैसे सपना था, देखते हैं वो आगे अपन सारी बातें करेंगे इनसे। अपन पूरे इस आज के इसमें ये जानेंगे कि हमें प्रिपरेशन करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो वो सारी बातें एक एक करके आपके क्वेश्चनों का अपन इनसे जवाब लेंगे आज, है ना। तो पूरे अपन लास्ट तक अपन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए आकर्ष कि आपकी इस प्रिपरेशन की जो जर्नी है, मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे नीट क्रैक करनी है या मेडिकल के फील्ड में जाना है? मतलब आपका मोटिवेशन क्या रहा लाइफ में? और आपका जैसे होता है ना, चेंज आ जाता है कि भाई मुझे ये करना ही करना है, कब आपको ये एहसास हुआ कि मुझे ये करना है? सर, जैसे कि आपने बात की कि चेंज वाली बात, ये चेंज वाली बात मेरे आई थी 8th क्लास में, जब मेरे भाई ने नीट में AIR 87 आई थी, जो आपसे ही पढ़ा हुआ है। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप सभी दर्शकों को, इन्होंने जो बात करी है इनका ब्रदर था उत्कर्ष, है ना। वो शायद फाइनल ईयर में आ गया। तो उत्कर्ष वो अभी बच्चा मौलाना आजाद कॉलेज में पढ़ रहा है। देखो बेटा, उसके एक क्वेश्चन की गलती की वजह से उसको एम्स दिल्ली मिलने से रह गया था। उसके 705 मार्क्स थे उस समय। 705 नंबर। कौन से ईयर में की थी उसने कोचिंग? सर 2021 का वो स्टूडेंट था, 2021 में। और अभी वो फाइनल ईयर में 705 नंबर, मुझे आज भी याद है। उसने एक छोटा सा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, जिसमें रे आपको याद है उसमें मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आई थी और लेंस से वापस रिफ्रेक्शन लेना था, वो लेना भूल गया। 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे। मैंने कहा बेटा तेने ये किया ही क्यों? पर वो कहता है सर मुझे लगा था कि मेरा रे ऑप्टिक्स बहुत मजबूत है, मैंने कर लिया। तो खैर कोई नहीं, अभी वो मौलाना आजाद में पढ़ रहा है। तो उसकी 87 रैंक थी। उसी के ब्रदर है ये आकर्ष। तो हाँ, आप बता रहे थे कि आप कैसे चेंज हुआ आपका, कि मतलब लाइफ में चेंज आया। 8th क्लास तक तो मेरा था कि मुझे इंडियन फोर्सेस में जाना है, पर जब मेरे भाई की AIR 87 आई, उसको बाकी सब लोगों से इतनी रिस्पेक्ट मिली, तो उस पॉइंट से मुझे लगा कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। मेरा इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में उसी टाइम से डेवलप हुआ, क्योंकि मेरे पापा भी डॉक्टर हैं। इनके फादर कौन सी अपने जो उत्तराखंड में है ना। Yes. तो आपके फादर क्या काहे के डॉक्टर है? और तो आपकी सिटी के बारे में सारा हमारे दोस्त बता दर्शकों को। मेरे फादर जो है पेडियाट्रिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक, जो बच्चों के लिए। ठीक है। और मतलब उनको बताओ आपका सिटी कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आपके फादर? मेरे फादर बिलासपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जो रुद्रपुर के काफी नियर बाय है। तो हमारे आकर्ष के फादर एक DAMS डॉक्टर है, आयुर्वेद के डॉक्टर है, पीडियाट्रिक है और बिलासपुर में प्रैक्टिस करते हैं। तो इनका जो लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था, देखो बेटा कैसे लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। तो इनके ब्रदर की 87 रैंक आई थी 2021 में, जब उस समय मैं कोटा में ऑफलाइन पढ़ रहा था। तो उस समय वो मेरे स्टूडेंट थे। तब इन्होंने देखा, उस समय मुझे अच्छे से याद है, आपकी मदर के साथ आप आए थे और फादर आए थे। तो उसको जब हमने वहां पर सम्मानित किया था, तो मदर, फादर और ये बच्चा साथ में आया था। उससे पहले तक इनका एम था कि मुझे आर्मी में जाना है, NDA वगैरह करने का इनका एम था। पर उस समय इन्होंने जो रेस्पेक्ट देखी कि उनके ब्रदर को जो सम्मान मिल रहा था, है ना, मदर को और फादर को जो रेस्पेक्ट मिला, तो इनको लगा कि मुझे भी अब इसी फील्ड में जाना है। तो बेटा अब ये तो आपने बता दिया आपका मोटिवेशन क्या रहा।
बेटा जैसे हमारे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार वो क्या होता है छोटी छोटी बातों से पजल हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। क्या आपकी प्रिपरेशन में कभी उतार चढ़ाव आया, कभी आपको ऐसा लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या आपके डाउट आया कि होगा या नहीं होगा, जैसे होता है ना कई बार? Yes. तो क्या कभी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया प्रिपरेशन सही, ये तो बहुत बार कॉमन सी बात होती है हर बच्चे के साथ कि उसको ये हो रहा है कि डाउट हो रहा है अपने आप पे कि मेरा हाँ। होगा नहीं होगा। पर ये डाउट कब होता है जब बच्चे के दो एक बार मार्क्स अगर मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं तो बच्चे को लगता है इस बार हो गया, अगली बार मैं और मेहनत करूंगा आज। पर अगर लगातार 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि उसके मार्क्स कम ही आए तो एक अंदर से डाउट आने लग जाता है कि मेरा होगा नहीं होगा। पर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये आपका होगा नहीं होगा, इस बात पे आप अटके रहे। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको रेगुलरली रिवीजन करते रहना है, क्योंकि जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो कभी टफ आएंगे, कभी इजी आएंगे, आपके कभी मार्क्स अप होंगे, कभी डाउन होंगे। तो कभी अप जब आपके मार्क्स अप जा रहे हैं तो उनमें भी आप कभी भी आपको ये नहीं होना कि हाँ मुझे ये चैप्टर आता है, मुझे इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपका वो चैप्टर दोबारा से रिपीट होगा। और अगर आप उस चैप्टर को रिपीट नहीं किया, अगर आपने उस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया तो आपके दोबारा से उस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा गलत होंगे और आपके मार्क्स दोबारा से डाउन जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स डाउन जा रहे हैं उस टाइम आप डिमोटिवेट हो गए कि अब मुझसे नहीं होगा, तो आप जो आपके करंट चैप्टर्स चल रहे हैं आप उनको भी अपने साथ इंजस्टिस कर दोगे, उनको भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, इनको भी मुझे पढ़ना है। आप उसी जब बच्चे नॉर्मल सी बात होती है, बच्चे के सब मार्क्स कम आते हैं तो एक कुछ दिन तक तो उसको यही रहता है कि कहते हैं मेरे मार्क्स कम आएगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। पर कुछ दिन बाद जब उसका सिलेबस छूट जाता है फिर उसको याद आता है मेरा इतना सारा सिलेबस छूट गया। यहीं से फिर बच्चा बैक होने लग जाता है कि अब कैसे होगा। पर जब मार्क्स कम आ रहे हैं उनको ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स कम आए, ये अपॉर्चुनिटी लेनी है कि यहाँ पे मेरा गलत हो गया, पर मैं नीट में मेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। बस अपनी गलतियों को बार बार ये देखना है, गलतियां बार बार ना हो। देखो बेटा कितनी अच्छी बात बोली इस बच्चे ने कि टेस्ट तो आपको देना है और उसमें आपके अगर देखो अप्स एंड डाउन्स हर बच्चे की लाइफ में आता है। जैसे इस बच्चे ने बताया कि सर मेरे को भी कई बार लगा है ना, बार बार मार्क्स कम आते, 2-3 मॉक टेस्ट में नंबर कम आते तो बच्चा प्रिपरेशन करना छोड़ देता है, डिमोटिवेट हो जाता है। देखो बेटा एक तो इस बच्चे ने बोला कि अगर आप डिमोटिवेट होकर जो समय खो देते हो और आपका जो करंट चीजें चल रही है उसको नहीं पढ़ते हो तो आपको 8-10 दिन बाद रिग्रेट होता है यार मैंने तो इतना छोड़ दिया। तो फिर आगे उस चीज को आप कवर कैसे करोगे? तो डिमोटिवेट नहीं होना है और गलतियों से सीखो। क्या बोला इसने? जो टॉपिक आपका गलत हुआ है, जो कॉन्सेप्ट आपका गलत हुआ है, जिसमें मार्क्स कम आए उसको पहचानो कि मेरे से ये मिस्टेक हो रही है और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। रोना सॉल्यूशन नहीं है बेटा, रोने वाले को कुछ नहीं मिलता है। सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करो और उस पर काम करो। अगर आप अपनी गलती नहीं सुधारोगे तो रिजल्ट नहीं सुधरेगा। बेटा मैं बोलता रहता हूं, देखो मेरी हर बात में मैं क्लासों में भी बोलता हूं कि दुनिया के 2 सबसे टफ टास्क होते हैं। पहला अपनी गलती को मानना, दुनिया में कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। टेस्ट देते हो सर मेरे से तो बस यूं ही गलत हो गया, यूं ही गलत नहीं होता है, कहीं ना कहीं या तो हम सिली मिस्टेक करते हैं या हमारा कंसेप्ट वीक है। तो एक सबसे टफ टास्क है कि अपनी गलती को स्वीकारना और दूसरा सबसे टफ टास्क है उस गलती को सुधारना। कई बार हम गलती समझ में आ जाती है पर इंप्रूवमेंट नहीं करते। विदाउट इंप्रूवमेंट रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा। तो बच्चे की बातों से फाइनली हमें यह सीखना है कि टेस्ट देने हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब आपके डाउन आता है, नंबर कम आते तो वो अपॉर्चुनिटी है। क्या बोला इसने? अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको सुधार करें। क्या पता वो आपसे नीट में हो जाता तो आप तो ये समझो आप किस्मत वाले हो जो भगवान ने आपको क्लासरूम टेस्ट में आपको एहसास करा दिया कि आपकी ये मिस्टेक है। ठीक है, तो उस गलती को सुधारे, उस पर काम करे। तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। रोड कभी एक जैसी नहीं मिलेगी, रोड उबड़ खाबड़ भी मिलेगी, रोड में गड्ढे भी मिलेंगे, रोड साफ भी आएगी। पेशेंस रख, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। जब रोड सीधी आए, अच्छा एक बात और बोली है, जब पेपर इजी आए, नंबर ज्यादा आए तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, उस समय सिली मिस्टेक ना करें। तो जब रोड साफ आए तो गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड में चलाएं लेकिन ओवर स्पीड में ना चलाएं। ठीक है, और जब गड्ढे आए तो पेशेंस रखें, जब तकलीफें आए तो बेटा गाड़ी को गड्ढों के साइड में से निकालें। सर आज फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, नेगेटिव डिमोटिवेट हो रहा हूं, उस समय ज्यादा टाइम बायोकेमिस्ट्री को देते। तो बहुत अच्छी बात बताई। ऐसे बच्चों से जो बच्चे अच्छे करते हैं उनसे हमें ये चीजें सीखने को मिलती है, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता। अच्छा अब आप ये बताओ कि आपकी प्रिपरेशन में जो अपन ने क्लासेस ली है ना, तो आपकी प्रिपरेशन में केजीएस का क्या रोल रहा? सर केजीएस जो है तो उसने मुझे बहुत मिनिमम अमाउंट में कोचिंग प्रोवाइड की, ऑनलाइन कोचिंग, जिसमें घर बैठे कोचिंग ले सकता हूँ। क्योंकि ऑफलाइन में होता है कि हमें जाना है, कभी बारिश हो रही है, उसमें हमें ऑफलाइन क्लास में और डिस्टर्बेंस भी रहते हैं,
तो ऑनलाइन क्लास उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और केजीएस टीम का मेरे साथ बहुत ज़्यादा पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट भी लिए, डीपीपी भी दी और क्लास में भी जो क्वेश्चंस कराए जाते थे, अगर उनमें भी डाउट होता तो क्लास में हैंड टू हैंड क्लियर हो ही जाते थे मैक्सिमम टाइम्स। तो देखो बेटा, आपका जो ये था कि केजीएस टीम का इनको ऑनलाइन में क्या सपोर्ट था, तो इन्होंने एक बात बोली कि ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट वाला। अच्छा आप ये बताओ कि तो अच्छा एक बात बताओ आकर्ष, आपकी परफॉर्मेंस में केजीएस का क्या सपोर्ट रहा? केजीएस टीम ने मुझे हाँ, बहुत अच्छे से कोई भी टॉपिक जिस टीचर से मुझे पढ़ना चाहता हूँ, वो टॉपिक मुझे उसी टीचर से पढ़ने का मौका दिया। कभी-कभी ऑफलाइन क्लासेस में होता है कि हमें किसी टॉपिक का तो अच्छा टीचर मिले, पर किसी टॉपिक का टीचर सही नहीं मिला, तो कोई हमारा टॉपिक वीक रह जाता है, पर कोई हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं है, आप जो टॉपिक जिस टीचर से पढ़ना चाहो, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। पर ऑनलाइन में एक डिसएडवांटेज कभी-कभी ये देखने को मिलती है कि डाउट्स की। डाउट्स जो होते हैं हमारे ऑनलाइन में, मैंने सर को आज मैसेज किया, हो सकता है सर को टाइम ना मिले, सर 2 दिन बाद मैसेज करें। पर ऑफलाइन में हम हैंड टू हैंड वो डाउट्स कर पाते हैं। पर एमएस सर ने मेरे साथ ये बहुत हेल्प की कि मैं ऑनलाइन डाउट और बाकी जितने टीचर्स थे, वो उनको हैंड टू हैंड भेजता था और उनको जैसे-जैसे टाइम मिलता था, वो हैंड टू हैंड उन डाउट्स का रिप्लाई कर देते थे। तो देखो बेटा, जैसे बच्चे ने बताया कि एक्चुअल में मैं ये बता देता हूँ, इस बच्चे ने क्या शुरू में 11th में जब आया था तो इसने एक बार ऑफलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर महीने 2 महीने में एक्चुअल में क्या है, इसका जो ब्रदर था उत्कर्ष, उसका इसको पूरा सपोर्ट था, वो इसके टच में रहता था। तो इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि इसके ये ड्रॉबैक आया था कि इसको कुछ चीजें समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। तो ये वो कंपेयर करके आपको बता रहा है थोड़ा सा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का, कि ऑनलाइन में इसको एक तो कंटेंट बहुत अच्छा मिल गया, भाई आशीष सर हो गए, है ना, मैंने इसको फिजिक्स ले ली, फिर केमिस्ट्री में, तो ऑनलाइन में इसको कंटेंट बहुत अच्छा मिला। और एक थोड़ा सा डाउट का इसको रहता था कि डाउट में दिक्कत आती है ऑनलाइन में, तो उसके लिए हमारे को पर्सनल व्हाट्सएप पे, तो बेटा देखो जो पढ़ने वाले ना उनके लिए कभी तकलीफ नहीं आती है। तो थोड़ा सा डाउट में बच्चों को ऑनलाइन में ये रहता है कि डाउट कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए बच्चों को, जो अच्छा बच्चा देखो जो करता है, करना चाहता है लाइफ में कुछ, उनको तो पूरा सपोर्ट हर टीचर करता है। तो ये जब डाउट भेज देता था, तो कभी जैसे जैसे टाइम मिलता था उसके डाउट को रिजोल्व कर देते थे। तो ये बोल रहा है कि इसको लेके तो डाउट को भी लेके इसको ज्यादा तकलीफ नहीं रही। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा आ सकता है, पर हाँ ऑनलाइन में थोड़ा सा डाउट को लेके टाइम तो लगता है, ऑफलाइन में वो थोड़ा सा फेस टू फेस रिजोल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ कि बच्चे को प्रिपरेशन के दौरान, जो नीट के बच्चे, उनको प्रिपरेशन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब उसको प्रिपरेशन में क्या वो गलतियां कर देते हैं, और उनको आप क्या एडवाइस देंगे? सर, एक तो मैंने आपको मॉक टेस्ट वाली बताई कि नंबर ज़्यादा आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेरे टॉपिक बढ़िया है, और नंबर कम आ रहे तो डिमोटिवेट। एक डिसएडवांटेज सोशल मीडिया की होती है कि बच्चे सोशल मीडिया पे एक बार रील्स स्क्रॉल करने लगते तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। पर नीट के प्रिपरेशन के टाइम जब मैं अगर खोलता भी था, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम मिलता था कि मुझे इतने ही टाइम देखना है मोबाइल, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी 5-10 मिनट का होता था। उसके बाद मम्मी आ जाती थी या पापा आ जाते थे, वो फ़ोन लेके चले जाते, कुछ नहीं सुनते थे। और मैं रील्स भी देखता था, तो मुझे किसी उस टाइम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि रील्स भी देख रहा हूँ तो मैं जो मैंने पढ़ा है वही दिमाग में चल रहा होता है। उस टाइम कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, खाली पढ़ाई दिमाग में चल रही होती है। बेटा देखो बहुत जबरदस्त बात बोली, और ऐसा लग रहा है इन्होंने मेरे ना जख्मों को कुरेद दिया। ये जो सोशल मीडिया वाली बात बोली ना, ऑनलाइन बच्चा जब पढ़ता है ना, तो ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक रहता है, वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हो जाता है। ये जो रील्स स्क्रॉल करने वाला है, बेटा मेरे को दुनिया में किसी चीज का नशा नहीं था आज तक, है ना, पर ये जो ये रील्स वाला है ना, मतलब मैं एज ए टीचर, मतलब मैं टीचर होते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ, ये रील्स के अंदर घुसते ना, तो आजकल इतनी रील्स बन बन के डल रही है, कुछ हमारे लिए इंफॉर्मेटिव होती है, कुछ फालतू की रील होती है, कुछ कॉमेडी वाली होती है, कुछ जोक्स वाली होती है। तो बेटा मैं जब एक बार मोबाइल के अंदर घुसना हमारे हाथ में होता है, निकलना हमारे हाथ में नहीं होता है। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कब 2-2 3-3 घंटे पूरे हो जाते हैं। मतलब मेरी रात को नींद जो होती है वो लंबी 1-1 2-2 बजे तक चली जाती है। तो बेटा उसका इफेक्ट पूरे दिन देखने को मिलता है ना। तो लेजी हो जाते पूरे दिन, है ना, पूरे दिन काम मतलब ढंग से इफेक्टिवली कर नहीं पाते। तो बेटा ये जो रोग है ना रील्स वाला, इससे दूर रहो। तो बहुत जबरदस्त बात है बेटा, ये बात आपको सुनने में छोटी लग रही है लेकिन बहुत टाइम किल करती है। तो बेटा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप थोड़ा सा ये रील्स वगैरह से दूर रहो, ठीक है। अच्छा, तो आपको जो ऑनलाइन में टेस्ट सपोर्ट मिला और मटेरियल सपोर्ट मिला, अच्छा एक एक उससे पहले क्वेश्चन बोलने दूंगा, बच्चे को जब वो पढ़ते हैं तो क्लास नोट्स और डीपीपी की क्या इंपॉर्टेंस है, उनको किस होता ना एंथुजियास्ट से वो काम करना चाहिए,
और इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए कि एक बार बच्चों को ये बताओ, वो उनका क्वेश्चन रहता है कि सर डीपीपी और नोट्स के अलावा कुछ करना है क्या। कई बार बच्चे डीपीपी टाइम पे नहीं करते हैं, तो आप उनको बताओ कि उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अलावा क्या कुछ करना चाहिए। तो क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो सर ने टॉपिक पढ़ा दिया, जो सर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो हमें पहले से ही आ रहे होते हैं, बट कभी कहीं कहीं पे डाउट हो रहा होता है। पर अगर वो क्वेश्चन हमें थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो हमें सर के बोर्ड पे आंसर लिखने से पहले हमारी कॉपी में वो आंसर होना चाहिए, जिस वजह से अगर वो हमारा आंसर सही है तो कॉन्फिडेंस आता है, पर अगर हमारा आंसर गलत है तो हम ये उसी टाइम हम ये करेक्ट कर लेते कि मैंने यहाँ पे गलती की थी। देखो, इसने बच्चे ने एक बहुत जबरदस्त बात बोली। मैं आपको क्लास में अधिकतर ये बात बोलता हूं कि जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आप क्या करते हो, इंतजार करते हैं वो सॉल्यूशन करेंगे और हम नोट कर लेंगे। बेटा वो तो आप रट रहे हो। तो टीचर ने जब कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया और वो क्वेश्चन लिखा, तो आपके अंदर वो एनर्जी और जुनून होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन लिखते ही तुरंत आप खुद ट्राई करें। होता ना, जैसे आप जब बचपन में चलना चालू करते थे तो 2 कदम 4 कदम चल के एक बार लड़खड़ा के गिरने लगते थे तो पेरेंट्स हाथ पकड़ लेते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब आप दौड़ने लग गए। तो बेटा आप क्लास में क्वेश्चन खुद करें, डरे नहीं। क्वेश्चनों से जितना भागोगे क्वेश्चन आपके पीछे भागेगा और आपको डराएगा। ठीक है, डर से जीतने का सबसे बढ़िया तरीका है उसका सामना करो। ठीक है, हाँ, तो आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि क्वेश्चन खुद से करेंगे क्लास में, है ना। नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देख लो आप। सर और एक चीज डीपीपी, मैं हाँ, और बोलना बताइए। चाहूंगा इसमें, अगर वो क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो ये नहीं सोचना कि मेरे नोट्स खराब हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। वो जो क्वेश्चन गलत किया है उसमें उस क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन से काटना, उसमें जो चीज जहाँ पे पॉइंट गलत किया है उस पॉइंट को हाईलाइट करना कि मैंने इस पॉइंट में यहाँ पे गलत किया था, और जब भी रिवीजन करें तो उस पॉइंट को बार बार देखें कि मैंने पिछली बार इस पॉइंट में इस जगह पे गलत किया था, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात बोली। आप ध्यान है, क्लास में हम क्या बोलते हैं कि बेटा नोट्स खराब होने की चिंता मत करो। कई बच्चे तो सोचते हैं मेरे नोट्स रफ हो जाएंगे, इस चक्कर में क्या करते हैं, क्वेश्चन खुद ट्राई नहीं करते। बिल्कुल बढ़िया बात बोली। वो सोचते नहीं सर लिखेंगे तब हम डायरेक्ट सही सॉल्यूशन लिख लेंगे। नहीं बेटा, गलत सॉल्यूशन अगर आपका हुआ भी है, आपको करते वक्त तो नहीं पता था, आप उसको करो। गलत हुआ तो उसको काटो, सिंगल लाइन से ऐसे पढ़ पढ़ नहीं करो, और राउंड करो। जहां मिस्टेक हुई है उसको राउंड करो, और रिवीजन करते वक्त उस मिस्टेक पे ध्यान दो, क्योंकि वो आपकी की हुई मिस्टेक है। हो सकता है एग्जाम में आप फिर से उसी डायरेक्शन में सोचे, तो वो मिस्टेक आपको सिखाएगी। समझ में आ गई। बहुत बढ़िया बात बोली बेटा आपने, ये नोट करने वाली बात है। अच्छा, क्लास नोट के क्वेश्चन बच्चों को खुद करने चाहिए। डीपीपी बताओ, बच्चे कहते हैं डीपीपी सर करें या नहीं करें। सर डीपीपी तो करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी हमें डीपीपी जो करनी है वो टाइम लिमिट के साथ करनी है। और जो डीपीपी में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या तो एक बार हमने उसका सॉल्यूशन देख लिया, हम उसके बाद हमें या तो वो क्वेश्चन नोट्स में जहाँ पे वो टॉपिक था वहाँ पे लिखना है, या जो जहाँ पे वो टॉपिक था वो लिख लेना पे इस डीपीपी का ये क्वेश्चन था, जिससे जब भी रिवीजन करें तो उस क्वेश्चन को हम दोबारा खोल के देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। कितनी बढ़िया बात है। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने इतने बच्चों के साथ इंटरव्यू करा, लेकिन जो इस बच्चे से आप तक बातें पहुंच रही है ना, वो आपके काम की बात है। देखो, इसने तो जो करना था कर दिया अपनी लाइफ में। अब ये तो डॉक्टर बन जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा, इसको दिल्ली के कॉलेज जो इसका ड्रीम कॉलेज है वो भी मिल जाएगा जिस पे अपन आ रहे हैं। लेकिन इसकी बातों से आपके सिलेक्शन में बहुत मदद मिलेगी। देखो, डीपीपी को टाइम लिमिट में करें, है ना। कहीं ना कहीं ये मेरी क्लास वाली बातें बोल रहा है बच्चा। टाइम लिमिट में डीपीपी करने से क्या होगा मैं बताता हूं फायदा। जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको, अभी मैं 45 का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो 15 क्वेश्चन की डीपीपी मिली, एक एग्जांपल लेते हैं, तो नीट में 45 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलता है। आप उन 15 क्वेश्चन को 20 मिनट में करो, भाई आप टाइम उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 15 क्वेश्चन के लिए आप 20 मिनट का अलार्म सेट कर दो, स्टॉप वॉच सेट कर दो, और उस 20 मिनट में आप वो 15 क्वेश्चन करो। इससे एक तो आपकी क्वेश्चन सेलेक्ट करने की हैबिट बनेगी कि इजी क्वेश्चन पहले करूं, गलत में आप उलझोगे नहीं। पता पड़ा आपका पहला क्वेश्चन टफ है, आप उसी में उलझ गए, तो आपके 20 मिनट वैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे 2-4 क्वेश्चनों तक। तो बेटा क्वेश्चन सेलेक्ट करने की हैबिट बनेगी, टाइम लिमिट में पेपर कभी नहीं छूटेगा। आज इसको यही तो फायदा हुआ, इतने टफ पेपर में क्या फायदा हुआ, क्वेश्चन सेलेक्ट करना। अगर जो ये बात बोल रहा है इससे मैं बता सकता हूं कि इसको क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत मदद मिली। तो टाइम लिमिट में करोगे। अच्छा, दूसरा, जब टाइम लिमिट में काम करते तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। सर कैसे? मम्मी ने आवाज लगाई कि बेटा यार 2 मिनट ये काम कर दे, तो बच्चा मना कर देता, मम्मी मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मैं ये डीपीपी कंप्लीट करके करूंगा। तो डिस्टर्बेंस नहीं। मोबाइल साइलेंट पे कर देता है तो किसी का फोन ना आने का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी दोस्त की तरफ से कोई वो डिस्टर्बेंस नहीं। तो बेटा टाइम लिमिट में काम करने से टाइम वेस्ट नहीं होगा, और पेपर अटेम्प्ट करना आएगा, क्वेश्चन सेलेक्ट करना आएंगे। तो टाइम लिमिट में डीपीपी करनी है। और एक बात आपने और क्या बताई थी डीपीपी में, एक तो टाइम लिमिट में डीपीपी करनी जो है। क्वेश्चन नहीं आए एक बार, यस,
जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ डीपीपी का, तो आपको वो कॉन्सेप्ट इसका मतलब आता नहीं है, तो जब आपने वो कॉन्सेप्ट कॉपी में जहां लिख रखा है वहां पे उस डीपीपी का नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख दो, ताकि जब आप फ्यूचर में वो डीपीपी को रिवाइज कर रहे हो, या सॉरी आप जब नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो उसके साथ वो क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि वो आपका ड्रॉबैक था, वो आपको इंप्रूव करने में मदद करेगा आपका सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बात बोली। तो डीपीपी की इंपोर्टेंस। अच्छा, डीपीपी और क्लास नोट्स के अलावा बच्चे को कुछ फॉलो करना चाहिए अगर किसी का सब्जेक्ट वीक है तो? सर जैसे फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक रहता था, तो मैंने आपने जो बुक प्रोवाइड की थी उसको मैंने बार बार उसी के क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस की थे, और जो रैंकर्स वाला पार्ट था उसने मेरी एनालिटिकल अप्रोच इम्प्रूव की थी, जिससे जो इस बार हमारा पेपर आया था उसमें जो टफ क्वेश्चन थे उनको करने में मुझे हेल्प मिली थी। और जो टफ क्वेश्चंस का पेपर में इजी क्वेश्चन होते हैं, पहले इजी वो करना है फिर टफ को करना है, वो करने में मुझे बहुत हेल्प मिली थी। देखो, तो आपका जो सब्जेक्ट वीक है ना, उसके लिए आप अदर मटेरियल पे जाए, जैसे मॉड्यूल हो गया, बुक हो गई, लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल फिजिक्स वाली बुक इसने फॉलो करी थी। ये तो खैर मेरे जो उत्कर्ष जो इसका भाई था बड़ा, जिसकी 87 रैंक आई थी, उसके समय ही वो बुक लॉन्च हुई थी, इसलिए इसको उस बुक की इंपॉर्टेंस खैर पता थी। तो आपकी लॉजिकल अप्रोच डेवलप हो गई, और एनालिटिकल अप्रोच वो कहां काम आती है? अब कई बार जैसे आपको पता है क्लास में मैं क्वेश्चन कराता था जो एमए क्लासिक वाले, तो कई बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में लिख देते थे, सर इतने टफ क्वेश्चन क्यों करा रहे हो सर, ये हमारे क्या नीट में आ सकते? क्योंकि बच्चे को क्या लगता है हमारे से नहीं हो रहा है तो डिमोटिवेट हो रहा है, इसलिए सर क्वेश्चन ही मत कराओ। बेटा, आंखें बंद करने से कबूतर को लगता है कि बिल्ली अब उसको झपटेगी नहीं, लेकिन बेटा आप उस चीज से बच नहीं सकते, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। इस बार पेपर टफ आ गया तो ऐसे बच्चों को फायदा हो गया। तो बेटा आप ये नहीं कह सकते कि सर ये मत कराओ वो मत कराओ। तो बेटा जो एनालिटिकल अप्रोच डेवलप, जैसे इस बच्चे ने बताया, उससे क्या होता है बेटा, आप सोचना सीख जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन जो आते हैं उस पर आपको उसी समय डिसीजन लेना होता है। और एक बच्चे ने बात बोली, जब इसने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी ना, तो टफ और इजी, जब आप टफ और इजी क्वेश्चन मिक्स करते हो, जो रैंकर सेक्शन ये बता रहा है, उसमें थोड़ा सा मैंने हाई लेवल का सेक्शन डाला हुआ है, तो उसमें से क्वेश्चन क्या सेलेक्ट करना आ जाते हैं आप। तो इस बार का पेपर क्या था, आप खुद एनालिसिस करोगे और आपने पेपर दिया होगा, तो आपने कई टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। बच्चों ने बायो में सवा घंटा लगा दिया, केमिस्ट्री में सवा घंटा लगा दिया, फिजिक्स में क्वेश्चनों में उलझ गए, टफ क्वेश्चनों में उलझ गए। तो बेटा ये आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, हाउ टू सेलेक्ट इजी क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा, तो ये तो सारी बात हो गई कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। अच्छा, रिवीजन के लिए बच्चों को रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्या रिवीजन में वापस सब करना चाहिए या क्लास नोट से रिवीजन करना चाहिए? मतलब बच्चा रिवीजन, जब बच्चे का जैसे आधा बिस्किट हाथ में आधा दूध में, जब आधा सिलेबस कर चुका होता तो पीछे का रिवाइज करें या आगे का पढ़ें, टेस्ट आ रहा है तो कैसे रिवाइज करें? तो आप क्या सलाह देंगे कि बच्चों को रिवीजन कैसे करना चाहिए? रिवीजन तो जब हमारा क्लास में जैसे 1 मंथ बाद हर एक मॉक टेस्ट होता है, तो क्लास में जो चल रहा है उसको एक मॉक टेस्ट आने से पहले उस मॉक टेस्ट का ही सिलेबस जो है 2 से 3 बार हमारा रिवाइज हो जाना चाहिए, जिससे हमारे टिप्स पे रहे कि हमारे ये टॉपिक यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे। और जब वो 2-3 महीने बाद दोबारा से बैक यूनिट में आता है, तो वो उस टॉपिक के हमें पता है हमारा ये वाला क्वेश्चन वीक था, जो हमारे क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहे थे, जो हमारे नोट्स में क्वेश्चन टफ थे, वो पहले से हाईलाइट करे थे, उन क्वेश्चंस को तो दोबारा से करना है। और बीच-बीच से कुछ क्वेश्चंस जो है ईजी वाले भी हमें करने हैं, जिस वजह से जो हमारा जो ईजी वाला पार्ट है वो भी ना रहे, और जो हमारा टफ वाला पार्ट है वो भी हमारा साथ-साथ कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो बेटा रिवीजन अपने को क्लास नोट्स कैसे फॉलो करने हैं, बच्चे ने सारी बात बता दी। अब मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे, जब आप डिमोटिवेट फील करते थे, जैसे आपने बताया कि कभी सर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाते थे, तो उस समय आपने अभी मेरे से जो बाहर बात की थी कि उसमें खान सर के जो मोटिवेशनल वाले सेशन थे उनका क्या रोल रहा, मतलब खान सर का क्या रोल था इनडायरेक्ट आपकी प्रिपरेशन में? सर खान सर के मोटिवेशन वाले सेशन वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे हमारे सामने बैठ के ही बोल रहे हैं, जैसे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको पता है, वो उसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं। उनके मोटिवेशन ऐसे होते हैं, और उनका मोटिवेशन एक बार देख लिया तो उसके बाद ये हमेशा ये रहता है कि सर ने ये बोला था, उस बंदे का हो सकता है, तो उसकी इतनी बुरी हालत थी तभी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरा हो ही जाएगा। तो इसने क्या, बच्चे ने मेरे को बाहर बताया कि सर मैं जब डिमोटिवेट होता था तो मैं खान सर के मोटिवेशनल वाले जो वीडियो वो देख लेता था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं खुद अभी खान सर की वीडियो देखता हूँ ना, तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि है ना, मतलब एक कनेक्ट करते हैं, मतलब दिल से कनेक्ट होती है बातें। तो इसने मेरे को बोला कि सर खान सर जो एग्जाम्पल देते थे कि वो बच्चा इतनी कम रिसोर्सेस में भी उसने ये काम कर लिया, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, उसके बाद भी वो इस हद तक कर सकते हैं। तो मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज है, हम तो फिर भी सर सक्षम है, हमें आज ढंग से सब कुछ चीजें मिल रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें और खान सर ने जो इनके बीच बीच में क्लास में मोटिवेशन सेशन भी लिए, उससे भी बहुत, खैर हर चीज अपना रोल प्ले करती है। तो
हमारे लिए तो बहुत प्राउड वाली बच्चे ने बात करी है। और आपकी जो अब ये तो आपकी सारी बातें हो गई कि आप मोटिवेशन कैसे क्या किया था, क्लास की क्या इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, एक बच्चे होता है कि टाइमिंग को लेके बड़े, तो जो मॉर्निंग टाइमिंग था, तो आपके हिसाब से टाइमिंग मॉर्निंग का सही रहता है क्लासेस का या इवनिंग का? कई बच्चे कहते हैं सर टाइम इवनिंग रखो मॉर्निंग रखो, तो एक बार बता दीजिए कि ये, और दूसरा ये, तो आप बताइए एक बार बच्चों को कि टाइमिंग का क्या रोल रहता है क्लास। टाइमिंग का तो जैसे मेरी 8 to 2 क्लास चलती थी, तो उसमें स्टार्टिंग में हो सकता है बच्चों को अनकंफर्टेबल हो, पर वो रेगुलरली जब वो क्लास चलती है बच्चा उसी में कंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद जब उसकी 8 to 2 क्लास चल रही है, अगर हम कुछ टाइम बाद उसको बोले कि इवनिंग वाले सेशन अटेंड करें, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि उसकी जो साइकिल है वो मॉर्निंग वाले सेशंस के लिए वो सही है। और जो मॉर्निंग वाले सेशंस होते हैं वो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मॉर्निंग में हम उठते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और नई नई चीज़ें गेन करने के लिए बहुत फ्रेश रहता है। हाँ, तो बेटा आप अपनी साइकिल को अकॉर्डिंग टू क्लासेस सेट कीजिए। अगर मॉर्निंग में क्लासेस चल रही है तो देखो उस समय हम कंफर्टेबल जोन में होते हैं, तो ग्रास्पिंग पावर थोड़ी सी ज्यादा रहती है, रिटेंशन पावर लंबे समय तक रिटेन कर पाते हो आप, ठीक है। तो इवनिंग में आप अपने पढ़ाई का स्लॉट सेट कर दीजिए। कभी कभी बच्चे स्कूल जाते हैं, इवनिंग में क्लास चलती है जैसे 11th-12th वालों की, तो वो अपने आप को मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करे, जल्दी उठ जाए, स्कूल जाने से पहले कुछ पढ़ाई कर ले, आने के बाद कुछ कर ले। तो अपने आप को बेटा उस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे इशू आप अपनी परफॉर्मेंस के बीच में नहीं आने दे सकते। एक बच्चे को एक थोड़ा सा इफेक्टिव टाइम टेबल बताइए कि किस तरीके से उसको ये पढ़ाई करनी चाहिए। सर क्या कभी कभी हो सकता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हमने कितना टाइम क्या पढ़ा। तो उस कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें, जब हम पढ़ रहे हैं तो किस टाइम पे मैं उठा, किस टाइम से मैंने किस टाइम तक क्या पढ़ा, क्या चीज़ मैंने की, वो हर एक चीज़ लिखते रहना चाहिए हमें। 1-2 हफ्ते तक अगर हम लिखेंगे तो हमारा टाइम टेबल उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा, मैं दिन में इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, इस वजह से इतने बजे तक ये पढ़ रहा हूँ, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद और रात के टाइम जब हम सोते हैं तो उसी टाइम हमें ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है और आज मैंने क्या किया, वो सारा सम अप अगले दिन के लिए भी, और जो मैंने टुडे किया उसको भी हमें रात को एक बार सोने से पहले पूरा सम अप कर लेना चाहिए। मतलब देखो, आप रात को ये प्लानिंग करके सो कि अगले दिन आपको क्या करना है। कई बच्चे 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा। बेटा जरूरी थोड़ी है उस दिन, हो सकता है आपके फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हुआ हो, उसकी डीपीपी करनी हो, मॉड्यूल करना हो, बुक करनी हो, तो फिजिक्स को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा उस दिन। और बायो में जस्ट स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर, तो उस दिन बायो का टाइम घट के फिजिक्स में आ जाएगा, किसी दिन फिजिक्स का टाइम घट के बायो में आ जाएगा। तो वेरिएबल टाइम टेबल होना चाहिए ना। और एक दिन पहले प्लानिंग करके सो ताकि सुबह से ही एनर्जी से लग जाओ, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप अपने जो फैकल्टीज रही है ना, केजीएस की, जैसे आपको जो भी सपोर्ट मिला, अनिल सर का जैसा आप मेरे को बता रहे थे बोटनी में सपोर्ट मिला, आशीष सर का जूलॉजी में, केमिस्ट्री में उज्जवल पीयूष सर वगैरह, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या डाउट वगैरह में कभी, मतलब जैसे ऐसा तो नहीं कि डाउट में सपोर्ट प्रॉपर मिलता था, कंटेंट वाइज आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई, एक बार सारे बच्चों को बता दो ताकि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े, जिन टीचर का आता है कि विश्वास किया, मजा आया। सर ऑनलाइन था तो टॉपिक्स के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं थी कि ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया है, ये अगर समझ भी नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से देखो, अगर तब भी समझ नहीं आया तो डाउट ले, जैसे एमएस सर मेरा डाउट हैंड टू हैंड क्लियर करवा देते थे, वैसे बाकी टीचर्स भी सारे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर करा ही देते थे। और अगर टॉपिक समझे तो ऑनलाइन मेरे पास यही एडवांटेज है कि हम उस टॉपिक को बार बार देख सकते हैं, और कुछ टाइम बाद हो सकता है हम उस टॉपिक में भूल जाए सर ने क्या बताया था, उसको भी हम बार बार ऑनलाइन में रिवाइज कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो जैसा कि बच्चे ने बताया कि देखो एक एडवांटेज भी है, जैसे डाउट का थोड़ा बहुत अगर आपको लग सकता है तो एडवांटेज ये हो गया कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप क्या होता ना, टीचर से होता ना, हम कह सकते हैं सर वापस पढ़ाओ, तो रिवाइंड करके पीछे जाके वापस से देख लो आप, ठीक है। तो उससे आपका डाउट वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हो गई। और अब आप ये बताइए कि आपके मम्मी पापा का इस पूरे, जैसे मोटिवेशन तो आपका ब्रदर रहा आपके लिए, है ना, Yes, sir. तो कि भाई उसकी 87 रैंक आने से आपके अंदर जुनून आया कि मुझे भी कुछ करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपका ये बताओ ड्रीम कॉलेज कौन सा था, है ना, आपके क्या क्या ड्रीम कॉलेज, मतलब आपकी लिस्ट होगी ना कि यार मेरे को ये मिल जाए तो मजा आ जाए, और क्या आप उस ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाए अपनी इस परफॉर्मेंस से, या आपको कहीं काश लगता है कि मेरी थोड़ी सी परफॉर्मेंस और अच्छी आ सकती थी, तो एक बार ये बताएं और फिर हम आपके पेरेंट्स के बारे में बात करेंगे। हाँ। सर ड्रीम कॉलेज तो मेरा एम से था, क्योंकि मुझे ये था कि भैया से भी अच्छे वाले कॉलेज में जाना है। हाँ। उसके बाद मेरा ये था कि भैया के कॉलेज में ही चले जाऊँ, और उसके बाद था कि मैं एम्स ऋषिकेश जाऊँ, क्योंकि मैं घर के सबसे नियरेस्ट है, और एम्स की बात अलग ही होती है। हाँ, तो देखो मोटिवेशन भैया से मिला, 87 रैंक से मोटिवेशन मिला कि नहीं यार ये प्राउड मेरे को भी पेरेंट्स को फील कराना है, लेकिन मन में यह था कि भैया को हराना है ना।
तो भैया को मिला मौलाना आजाद, तो मैं जाना चाहता हूं एम्स दिल्ली। तो इसका टारगेट बच्चे का एम्स दिल्ली था। लेकिन ठीक है, कुछ पेपर टफ आने से देखो क्या होता है, मिस्टेक्स तो बेटा हो जाती है ना। हालांकि इस बच्चे ने बहुत कम मिस्टेक करी, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो टारगेट ये सेट किया था। इसके अपने मॉक टेस्ट में, जो अपने केजीएस में टेस्ट होते थे, उसमें भी ये 680-700 तक भी टच कर चुका था, 695 तक है ना। Yes, sir. हाईएस्ट मार्क्स कितने लाए थे? 695। 695 तक ये टच कर चुका था अपने टेस्टों में रेगुलर। लेकिन क्या होता है ना बेटा, वो एग्जाम वाला डे डिसाइड होता है, किस्मत थोड़ा सा चाहिए होती है उस दिन, है ना। क्योंकि उस समय एकदम थोड़ा सा, फिर भी इसने क्वेश्चन काफी अच्छे सेलेक्ट करे, मतलब मैं तो सेटिस्फाइड हूं। लेकिन ये थोड़ा सा लगता है ना काश। तो फिर सेकंड चॉइस थी कि नहीं तो भैया वाले कॉलेज में तो जाना ही जाना है। और एक इनके पेरेंट्स का भी सोच था कि घर के पास रह जाए एक बच्चा। तो इनके घर उत्तराखंड से ऋषिकेश वाला थोड़ा उत्तराखंड में, जैसे इनके बिलासपुर से पास पड़ता है ऋषिकेश, तो एम्स ऋषिकेश का भी इसका टारगेट था। अभी देखो था, मतलब अभी अब जो काउंसलिंग होगी उसमें मिलने के चांस तो खैर रहेगी 2848 रैंक के। और शायद आपकी स्कूलिंग आपने दिल्ली से की है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से ही पढ़ता था, ये दिल्ली में ही रह के, और इसने बढ़िया दिल्ली से ही रहते रहते कोचिंग भी कर ली और स्कूलिंग भी कर ली। तो बहुत बढ़िया रहा सारा सफर। और हमें भी अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे निकलते, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो बच्चे को बधाई। और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहा, ये बताओ। आपकी मम्मी ने, जैसे मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब उत्कर्ष पढ़ रहा था मेरे पास वहां कोटा में, तब मम्मी उसके साथ रही थी। मतलब उसकी मम्मी की पूरी, दूसरे साल तो खैर कोरोना आ गया था जब वो 12th में आया था, पर 11th में पूरे साल उसकी मम्मी साथ में रही। और बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी दूर से आके और मम्मी का इतनी बड़ी तपस्या करना, और फिर फादर का मम्मी के बिना रहना। और फिर ये उस समय छोटा था, मतलब आप तो 8th में थे उस समय। Yes, sir. तो ये बच्चा 8th में था जब उत्कर्ष मेरे पास कोटा में पढ़ रहा था। उसकी मैं कभी इसमें एक फोटो भी लगाऊंगा अभी आपको इस वीडियो के साथ। तो उस समय जब वो घर मिलने आए थे, इसके मदर फादर और ये सब, तो बच्चा काफी छोटा रहा उस समय। फादर ने इसको वहां पर संभाला, तो बहुत बड़ी बात थी, है ना, पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स का त्याग तो खैर बच्चों के लिए चाहिए। अब आप बताओ आपकी मदर और फादर का सपोर्ट। सब मदर फादर का सपोर्ट तो हमेशा ही रहा है। पर जैसे मैं ऑनलाइन करता तो मेरी मदर जो होती थी मेरे आसपास ही रहती थी, जैसे मेरे पीछे बैठी रहती थी कि मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कोई भी मुझे चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे उठना नहीं पड़ता था, मैं मदर को बोल देता था, वो ला के दे देती थी, जिस वजह से मेरा टाइम बहुत अच्छे से कंज्यूम हो पाता था। और क्या कहते हैं, पापा भी हमेशा मोटिवेट करते रहते कि, और पापा मेरे मेडिकल फील्ड से हैं, तो कोई चीज़ होती थी कि मुझे समझ नहीं आई तो कुछ टॉपिक ऐसे भी होते थे पापा बिल्कुल अच्छे से समझा पाते थे, और फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी। तो देखो पापा इसके जैसे खुद डॉक्टर है, तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई, जो होता ना कि मैंने कहा ना ऑनलाइन में एकदम आप डायरेक्ट टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाते, ड्रॉप आउट तक रहता ही है। तो पापा इसकी हेल्प कर देते थे सब्जेक्ट वाइज। और मम्मी आपको पता है माँ जैसा तो खैर कोई है ही नहीं। तो जब भी, मतलब मम्मी ने इसकी पूरे ध्यान रखा कि कभी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, कोई भी टाइम इसका खराब नहीं हो। इसके 2 साल कितने इंपॉर्टेंट है, खैर ये पेरेंट्स से ज्यादा तो खैर कोई समझता ही नहीं है। तो इसको कहीं भी तकलीफ नहीं आए, तो बच्चे को खाने का ध्यान रखना, इसकी हेल्थ का ध्यान रखना। देखो बेटा, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। अगर आपकी हेल्थ सही है तो ही आप पढ़ पाओगे। तो ये वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जिनकी बच्चों को जरूरत पड़ती है। हम चिढ़ जाते हैं कई बार कि मम्मी आप दिन भर खाने का पूछते रहते हो, जूस का पूछते रहते हो, लेकिन बेटा जब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, आपकी खुद की फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहेगी, तो आप ना तो रिटेंशन पावर बढ़ा पाओगे, ना लंबे समय तक याद रख पाओगे, और ना आपका कंसंट्रेशन उतना बन पाएगा। तो खैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट माँ बाप का सपोर्ट तो खैर रही है। और देखो हमारी इच्छा है, इसके मम्मी पापा भी आए हुए हैं, तो आपसे भी मिलवाएं और हम भी मिले एक बार, है ना। इस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन्हीं की जुबानी जानते कि इसका कैसा सफर रहा, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, क्या सपोर्ट मिला। तो बेटा एक बार बुलाते पेरेंट्स को। तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में क्लैपिंग से स्वागत करेंगे इनके पेरेंट्स का। सर प्लीज आइए आइए। हमारे साथ हैं मदर ममता जी और फादर। तो एक बार पापा और मम्मी बताएंगे कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी, क्या इसको सपोर्ट की जरूरत रहती थी, सिस्टम का क्या सपोर्ट मिला, खान सर का क्या सपोर्ट मिला। तो सर एक बार आप बताइए, और बच्चों को क्या करना चाहिए, आपका आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। बच्चे ने मेहनत पूरे 2 साल खान सर के अंडर में मेहनत बहुत प्रॉपर ढंग से की। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, लेकिन खान साहब का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं, इनके कारण इनके बच्चे प्रॉपर सिस्टम से ही बच्चा चलता रहा। उसने अपना अचीवमेंट नीट के पहले प्रयास में, पहला एग्जाम देके ही अपना अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, अच्छा बच्चे ने इसने 12th के साथ निकाला है ये नीट, है ना बेटा। तो 12th के साथ पहले अटेम्प्ट में निकाला है, और 17 ईयर्स ओनली इसकी जो बच्चे की एज है वो 17 साल है।
ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर आप जो खान सर की जो टीम है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सपोर्ट मिला, क्या कभी हमारी तरफ से कोई लेग हुआ आपको सपोर्ट करने में, एक बार बता दीजिए। कुल मिला के हमें खान सर का जो इन्वॉल्वमेंट रहा बच्चे के साथ, और एमए सर फिक्स वालों का जो इन्वॉल्वमेंट रहा बहुत बढ़िया रहा। उसके कारण बच्चा अचीवमेंट प्राप्त करता रहा। शुरू में उलझने आई, बच्चों को डाउट क्लियर करने में परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ प्रॉपर ढंग से चलता रहा। बच्चा अपने टारगेट पे, पूरे मुकाम पे अपने टारगेट पूरा कर लिया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा। ठीक है मैम, आप बताइए कुछ बच्चों मतलब क्या सपोर्ट रहा, क्या करा इसने, कभी परेशान तो नहीं करा आपको? सर नहीं, आ जाते हैं कभी कभी अप्स एंड डाउन, कभी कभी नर्वस हो जाता था, कभी मार्क्स डाउन जा रहे हैं, लेकिन फिर से दोबारा से रीस्टार्ट करता था, अपनी गलतियों पे वर्क करता था, जो भी प्रॉब्लम आती थी वो सॉल्व कर। सबसे बड़ा सपोर्ट इसके ब्रदर का रहा। प्रॉब्लम आती थी तो वो इसको डेली के डेली इसके डाउट क्लियर करवाता था, और बाकी सर कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो उसके लिए आप तो थे ही। हाँ, नहीं उससे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं हमें। कभी कोई प्रॉब्लम आई तो अभी दिन है या रात है कभी नहीं हमने पूछा, लेकिन हमने आपको जैसे ही अपनी प्रॉब्लम बताई आपने उसको सॉल्व करवाया। नहीं देखो मैम, हमारी तो ड्यूटी है ये, है ना, कि ये तो खैर हम तो, और बाकी जो खान सर ने मुहिम चला रखी है जो बच्चों के लिए अफोर्डेबल प्राइस में ये ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, खैर उसका तो अपना रोल ही है मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप इतना आए हमारे उस पे, और बच्चों को एक्चुअल में क्या मैम, बच्चों को इन्हीं चीजों से सीखने को मिलता है। ये बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है वही उनकी मिस्टेक इंप्रूव करवाता है। तो आपने हमारे बच्चों के लिए और आगे वाले बच्चों के लिए इतना सोचा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चों आपने पेरेंट्स से भी मिल लिया, और बच्चे ने जो बातें बताई, मैंने इतने बच्चों से मैं मिला हूं, लेकिन जो मैसेज इसने आपको दिए हैं जो आपकी परफॉर्मेंस में यूजफुल होंगे, मतलब वो मैंने बहुत कम देखे। तो बहुत बारीकी से बच्चे ने पढ़ाई करी है, और बहुत मतलब थोड़ा कमांड के साथ पढ़ाई करी है। ये तुक्के में लाई गई रैंक नहीं होती है, ऐसी रैंक होती है जो लिटरली कमांड से, मतलब कमांड से आती है। अच्छा एक लास्ट बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने एक्सपेक्ट इतने ही मार्क्स की थी, इससे ज्यादा की थी, कि मतलब कुछ कम रह गए, या आपकी उम्मीद से ज्यादा नंबर है? सर क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में तो जब मैं मॉक टेस्ट भी देता था तो मैं हमेशा ये सोच रहा था कि 720 उस टाइम बहुत बच्चों के आते, तो मैं हमेशा ये सोच रहा था कि मेरे पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, पर उस टाइम मेरे कभी ऐसा हो नहीं पाया। पर उसके बाद जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि मुझे जितना आता है उतने क्वेश्चन करके आने, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा गलत करके नहीं आने, तो उस माइंडसेट से मेरा स्कोर भी बहुत इंप्रूव होने लगा था। और फाइनल डे भी मैं खाली यही सोच के गया था कि जितना आएगा उतना ही करके आऊँगा, कोई क्वेश्चन में माइनस मार्किंग कम से कम करने की कोशिश करूँगा, और पेपर कैसा भी आए घबराऊंगा नहीं। देखो ये बात बहुत अच्छी है कि बच्चों ने क्या, पिछले साल जो पेपर होते थे तो उससे माइंडसेट बना लिया कि 720 लाऊंगा 720 लाऊंगा। जो उस माइंडसेट से घुसा ना, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले गए पेपर देख के। क्यों? क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन देखे वही टफ दिख रहा, टाइम कंज्यूमिंग दिख रहा, तो वो ज्यादा हड़बड़ा गए, तो वो जो परफॉर्मेंस कर सकते थे ना वो नहीं कर पाए। तो ये बात है कि आप माइंडसेट ऐसा बनाओ कि जो आता है उसको ढंग से छांट के करके आऊंगा, न कि ये कि भाई मेरे को तो सब करना है। तो उस माइंडसेट से तो आप उलझोगे हर जगह। क्यों? क्योंकि टफ क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इजी छांट के करो, ठीक है? तो काफी बातें हुई बेटा, अब अपन मिलेंगे अगले स्टूडेंट के साथ जिन्होंने हमारे को प्राउड फील कराया। और बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाल के आप आए हो, और सुबह से ये ट्रेवलिंग कर रहा है बच्चा, और हम भी ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो बेटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अब अगले साल आपको इस सीट पर आकर बैठना है, इतनी मेहनत करो कि ये सीट अगले साल आपकी। बाय।